उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कर प्रयास में। मेरा नाम है सतीश कुमार और आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 260 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2, जिसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस हैं जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देगा। और जो भी वीडियो हम लोगों ने देख रखा है या रिसर्च एप्टीट्यूड के जिस भी वीडियो को आपने जहां से भी देखा हो, वो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पूरा का पूरा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 260 क्वेश्चन सीरीज का ये वीडियो पार्ट 2। बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कर लिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक जो है वो यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो ये है कि अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन। मतलब कि कोई भी एक टेस्ट जब हम लोग रिसर्च में करते हैं तो वो हम लोगों से क्या डिमांड करता है सबसे अधिक प्रायोरिटी में। रिलायबल होना, बिल्कुल सही बात है, ये तो डिमांड करता ही है। यूजेबिलिटी होना, यानी जो भी टेस्ट हम कर रहे हैं वो यूज होना चाहिए, है ना, बेकार का नहीं होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए, ये भी बात सही है। रिलायबल भी होना, ये भी बात सही है। एंड ऑब्जेक्टिविटी, यानी जिस भी टेस्ट को कर रहे हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होना ही चाहिए, तो ये भी बात सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखा जाए तो ये जब आप पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है ना। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है रिलेटेड टू रिसर्च एप्टीट्यूड। फिर भी अगर हम लोगों का जो लेक्चर नंबर 1 है, अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो उसमें जो भी रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, अगर उसे आप समझ जाएंगे तो भी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 या वीडियो नंबर 1 ये जरूर देखें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस को शुरू करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? अगर आपने ये पूरा वीडियो सीरीज देखा है तो आप तुरंत ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को मार्क कर देंगे, क्योंकि रिसर्च का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, द फर्स्ट स्टेप, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, है ना, जिसे हम लोगों ने वीडियो नंबर या लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 4 मतलब वीडियो नंबर 4, है ना। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था स्टेप ऑफ रिसर्च के अंदर आता है जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है। इसमें पहला स्टेप जो है वो हमारा आ जाता है क्या? फॉर्म्यूलेटिंग प्रॉब्लम्स। किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम को बनाते हैं, वो चीजें इसमें आती हैं। तो पहला स्टेप यही है ना। सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम, नहीं। सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, बिल्कुल नहीं। लिटरेचर तो बाद में सर्वे करेंगे, है ना, बाद में सर्च करेंगे, पहले एक बार प्रॉब्लम अराइज हो जाए। सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा तो सॉल्यूशन कहाँ से खोजेंगे, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर कंडक्ट्स अ रिसर्च ऑन
finding out which administrative style contributes more to institutional effectiveness. This will be an example of, यानी कि रिसर्चर ने कंडक्ट किया कोई रिसर्च, किस लिए? ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट्स मोर टू इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस। इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस को जानने के लिए कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, उस चीज़ के लिए रिसर्चर ने कुछ रिसर्च कंडक्ट किया। दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या ये बेसिक रिसर्च का एग्जाम्पल होगा? बिल्कुल नहीं, ये बेसिक रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं है। क्या ये एक्शन रिसर्च का एग्जाम्पल होगा? मेरे ख्याल से नहीं, एक्शन रिसर्च भी नहीं होना चाहिए। अप्लाइड रिसर्च होगा क्या? अगर कंडक्ट्स अ रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल, ठीक है, तो अगर कौन सा ये सुटेबल है, अगर ये जानना है, या कौन सा ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, ये अगर जानना है, तो कुछ ना कुछ अप्लाइड रिसर्च की तरफ ही ये मुड़ेगा। इसलिए करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। और अप्लाइड रिसर्च यानी टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा है, यानी वीडियो नंबर 2 में पढ़ा है। तो आप वीडियो नंबर 2 को या लेक्चर नंबर 2 को ज़रूर से देखिएगा, काफ़ी अच्छा है ये। थोड़ा लंबा भी है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसमें बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने नोट से पढ़ा है। ठीक है, एक एक चीज़ों को, एक एक पॉइंट्स को काफ़ी बारीकी से हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो उससे जितने भी रिसर्च के टाइप्स हैं, या रिसर्च को जिस भी तरह से क्लासिफाई किया जाता है, वो सारा कुछ उसमें हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में हम लोगों ने नोट्स में नहीं पढ़ा, लेकिन उसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे। तो ये कह रहा है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी, क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है ना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है, हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो ये एक बेल शेप्ड का एक कर्व होता है। कैसे हम लोग बनाते हैं, या कैसे ये रहता है कि ये बेस लाइन है, और ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जिसमें मीन, मीडियन और मोड सब के सब जो है इस लाइन पर ही लाई करते हैं। हमारा जो भी मीन होगा, हमारा जो भी मीडियन होगा, और हमारा जो भी मोड होगा, ठीक है, वो सब के सब इस मिड लाइन पर ही लाई करेंगे। अगर देखा जाए कि इससे जो डेविएशन है लेफ्ट साइड में, और इससे जो डेविएशन है राइट साइड में, तो कितना परसेंट यहाँ पर इस डेविएशन में डेटा आता है, अगर ये हम लोग देखें, तो ये हमारा बनता है 68.26%। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आए, है ना, तो ये जो हमारा बनता है, ये हमारा बन जाता है 95.44। और एक्सट्रीम में अगर देखा जाए, मतलब कि अगर ये वैल्यू हमारा म्यू है, मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, तो ये सिग्मा होगा। ठीक है, डेविएशन ये 2 सिग्मा होगा डेविएशन। ठीक है, मिड वैल्यू के लेफ्ट साइड में, मिड वैल्यू के राइट साइड में डेविएशन कितना है, तो इतना परसेंट का डेविएशन है। लेफ्ट और राइट ये पूरा जो डेविएशन है, इसको अगर मिलाएं तो 95.44% का पूरा डेविएशन है, दिस मच परसेंट। सो ये 2 सिग्मा हो जाता है। और अगर और एक्सट्रीम वैल्यू लें, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो वेरिएशन हो जाता है, ये लगभग बन जाता है हम लोगों का, है ना, ये 3 सिग्मा, ये 3 सिग्मा पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ, है ना। और ये हमारा जो है वैल्यू लगभग वैरी कर जाता है 99 पॉइंट, दिस इज 99 पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं, है ना, दिस इज 99.99
7.2 और 7.3, ठीक है। तो दिस इज 7.2%। मतलब जो भी डेटा होगा वो 3 सिग्मा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा वैरी करेगा। सो दैट इज 19 अबाउट 100% जैसा हो गया है ना, 99.72। तो ये जो हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व प्रोबेबिलिटी कर्व कहलाता है और दिस इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। अब इसमें भी कुछ कुछ वेरिएशन होता है। ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है, ये नेगेटिवली स्क्यूड हो सकता है, या लेप्टोकॉर्टिक स्क्यूड हो सकता है, पॉजिटिव लेप्टोकॉर्टिक हो सकता है, नेगेटिव लेप्टोकॉर्टिक स्क्यू हो सकता है ना। तो पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यूड ये कैसा दिखता है, ये जस्ट हम लोग देख लें कि अगर ये ग्राफ है हमारा, है ना, प्रोबेबिलिटी कर्व है, और ये अगर यहाँ से उठ करके ये कुछ ऐसा जाए तो ये हमारा बन जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिवली स्क्यूड, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड प्रोबेबिलिटी कर्व। अगर ग्राफ हमारा कुछ ऐसा हो कि ये ऐसा जाए, ठीक है, और ये हमारा कहलाएगा नेगेटिवली स्क्यूड प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। वहीं अगर ये काफ़ी अब कुछ इस तरह से आए तो ये हमारा कहलाता है लेप्टोकॉर्टिक स्क्यूड। ये क्या कहलाता है? लेप्टोकॉर्टिक स्क्यूड, ठीक है। तो दिस इज आवर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को अगर देखा जाए तो ना तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है ना तो ये निगेटिवली स्क्यूड है। इसका मतलब जो स्क्यूनेस है इसमें वो कितना है? 0 है। तो अब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, है ना, कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी 0 स्क्यूड, इसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल एक बेल शेप्ड का प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, या बेल शेप्ड का कर्व होता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई। जब हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं ना, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे टी टेस्ट है या अनोवा है ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। तो ये सारा चीज़ जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम लोग जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तब प्रोबेबिलिटी में हम लोग ये चीज़ों को देखते हैं, है ना, वहाँ पर हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुछ ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, है ना। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा उसको तो हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म में ला देंगे, लेकिन जो क्वालिटेटिव होगा उसको हम लोग क्वांटिटेटिव में नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसमें से क्या आंसर हमारा होगा। और इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था अपने लेक्चर नंबर 14 में, या वीडियो नंबर 14 में। और वीडियो नंबर जो 14 था ये हमारा था मेथड ऑफ दिस रिसर्च मेथड्स, है ना, और या मेथड ऑफ रिसर्च। और उसमें हमारा था पहला एक्सपेरिमेंटल मेथड। और एक्सपेरिमेंटल मेथड में अगर आप आओगे तो वहाँ पर वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या प्रोफेशनल एटीट्यूड। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो एटीट्यूड है ये हमारा क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता, ये हमारा क्वालिटेटिव हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। दिस इज प्रोफेशनल एटीट्यूड। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि अ डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू ड्रग्स, यानी दो कोई ड्रग है उसका कितना इफेक्टिवनेस है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है कौन सा कम इफेक्टिव है, किसके लिए? डेंगू फीवर के लिए, ठीक है। दो ड्रग है, ड्रग ए और ड्रग बी, कौन कितना इफेक्टिव है डेंगू फीवर के लिए, उसके लिए डॉक्टर ने कुछ स्टडी किया। नाउ हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज, नाउ ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च या टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी हम लोगों का जो सेकंड वीडियो है, ठीक है, या सेकंड लेक्चर जो है उसमें। साथ ही साथ
जो लेक्चर नंबर 14 है या जो वीडियो नंबर 14 है, उसमें भी हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है, इस चीज़ को हम लोगों ने समझा है। तो देखो, जब भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, वो हमारा डिस्क्रिप्टिव सर्वे नहीं होगा। सर्वे तो किसी हाल में नहीं होने जा रहा है, ठीक है? कोई केस स्टडी भी नहीं होगा, एथनोग्राफी भी नहीं हुआ। केस स्टडी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स हैं, एक ए है और एक बी है, और इसको हम लोग चेक कर रहे हैं किसके लिए? तो डेंगू फीवर के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो डेंगू फीवर के लिए जब हम लोग इस ड्रग को चेक करेंगे, तो कोई कहेगा कि हम ज़्यादा इफेक्टिव है, कोई कहेगा कि हम कम इफेक्टिव है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा, है ना? और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14 या वीडियो नंबर 14 में पढ़ रखा है, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर है बी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है द टर्म फेनोमेनोलॉजी, ठीक है? फेनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, ये जो टर्म फेनोमेनोलॉजी है, ये किससे एसोसिएट करता है? ये भी हम लोगों का सेकंड वीडियो जो है, या लेक्चर 2 या वीडियो 2, उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है, इसमें हम लोग समझे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो फेनोमेनोलॉजी है, वो एसोसिएटेड है किस तरह के प्रोसेस का, या किस तरह के ये टर्म जो है वो किससे रिलेट करता है? तो पहला है क्वालिटेटिव रिसर्च, दूसरा है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तीसरा है कोरिलेशन स्टडी, और चौथा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से तो ये बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से भी नहीं करता, है ना? बच गया क्वालिटेटिव रिसर्च और कोरिलेशन स्टडी। तो कोरिलेशन स्टडी और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोगों का जो आंसर है वो है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में ही फेनोमेनोलॉजी जो है वो एसोसिएट करता है ये टर्म, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, और यहाँ पर है सोशियोग्राम के बारे में। तो द टर्म दिस सोशियोग्राम और द सोशियोग्राम टेक्निक इज यूज टू स्टडी, ये हम लोगों ने किसी सच वीडियो में नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जान लें कि जब भी ये सोशियोग्राम आएगा, आप ह्यूमन रिलेशन पर टिक कर लेना। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये ए है और ये बी है। नाउ ए इज रिलेटेड टू बी, कैसे? तो सपोज हस्बैंड एंड वाइफ। अब ये जो सी है, मान लो यहाँ पर ए लिख लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, हियर इज द सी। तो सी इज द, और बी इज द सिस्टर, ठीक है? सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज द सन ऑफ डी, ठीक है? तो ऑब्वियसली बी जो है वो डी से क्या रिलेशन हो जाएगा? ये और ये रिलेशन क्या हो जाएगा? दिस इज द डॉटर, है ना? डॉटर, DAUGHTER, ठीक है? सो डॉटर ऑफ डी, है ना? और ए और डी के बीच में फिर क्या रिलेशन हो जाएगा? हाउ ए एंड डी इज रिलेटेड? तो भाई, ये अगर इसका हस्बैंड है, सपोज दिस इज हस्बैंड, A is the husband of B, B is the sister of C, C is the son of D, then B is the daughter of D. तो A और D के बीच में क्या हो जाएगा? D will be the father in law of A, है ना? मतलब ये जो हो गया, इसका क्या हो गया? दामाद हो गया, ठीक है? तो इस तरह का जो ये जो एक डायग्राम बन गया, यही हमारा क्या कहलाता है? सोशियोग्राम, है ना? कौन किससे किस तरह से रिलेटेड हो रहा है सोसाइटी में या फैमिली में या जो भी, वो हमारा कहलाता है सोशियोग्राम। तो जब भी ये होगा, किससे रिलेट करेगा? ह्यूमन रिलेशन से ही रिलेट करेगा। सो वोकेशनल इंटरेस्ट नहीं है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है, अचीवमेंट मोटिवेशन नहीं है, ये क्या है हमारा? ह्यूमन रिलेशन को अ, दर्शाने वाला ये एक डायग्राम है, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज सोशियोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज इज नॉट रिलेवेंट टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिसर्च एज अ प्रोसेस? इसमें से कौन सा जो फ्रेज है वो
नॉट रिलेवेंट टू डिस्क्राइब, जो रिलेवेंट नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए मीनिंग ऑफ रिसर्च एज अ प्रोसेस। तो वीडियो नंबर 1 या लेक्चर नंबर 1 जो है, इसमें जितने भी रिसर्च का जो मीनिंग है या कैरेक्टरिस्टिक है, रिसर्च का एम है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, वो हम लोगों ने इसमें काफ़ी अच्छे से देखा है, काफ़ी अच्छे से इसको हम लोगों ने समझा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन सा फ्रेज जो है वो एक रिसर्च के मीनिंग को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करेगा? ठीक है, तो सिस्टमैटिक एक्टिविटी, रिसर्च में सिस्टमैटिक एक्टिविटी तो होता है, लेकिन आगे और देखते हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, देन ट्रायल एंड एरर, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिसर्च में प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होता है, तो ये तो रिलेट करेगा। इसने पूछा है इज नॉट रिलीवेंट, जो रिलीवेंट नहीं है उसे खोजना है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होता है। ट्रायल एंड एरर भी इसमें रिसर्च में होता है। ठीक है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी भी होता है। क्या नहीं होता है? तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ये नहीं होता है। यानी सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, विच इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल? दो तरह का वेरिएबल हम लोगों ने देखा था, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। वो तो एक अलग तरह का वेरिएबल को क्लासिफाई करने का तरीका था। दूसरा जो तरीका था वो क्या था? कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो इसमें से क्या जो है वो इज नॉट एन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नहीं है कंटिन्यूअस वेरिएबल का, ये अगर जानना है तो हम लोगों का लेक्चर नंबर जो 14 था स्टूडेंट्स, वो आप लोग जा करके देखिए। लेक्चर नंबर 14 या वीडियो नंबर 14, उसमें हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। सारा कुछ जो भी है वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखिए फैमिली साइज, है ना, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल का जो एग्जाम्पल नहीं है। हाइट, एटीट्यूड, ये सब जो है एग्जाम्पल है कंटिन्यूअस वेरिएबल का। जो नहीं है वो क्या है? इंटेलिजेंस। यानी दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो इंटेलिजेंस जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी इनहैंस्ड? किस तरह से जो है रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिविटी है वो बढ़ सकता है ना। तो थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी। अब जब हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के सारे वीडियोस को देखेंगे या इसको हम लोग समझेंगे, तो ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। और जीके की तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने जनरल नॉलेज से। तो आप देखो कि हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी इनहैंस्ड, किस तरह से रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिविटी है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, थ्रू इट्स रिलायबिलिटी, है ना, थ्रू इट्स वैलिडिटी, या ऑल ऑफ दीज। अब देखिए इसके रिलायबिलिटी को अगर बढ़ा दिया जाए तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा, बात सही है। उसी तरह से अगर वैलिडिटी हमारा इंक्रीज हो जाए तो भी रिसर्च का ऑब्जेक्टिविटी जो है वो हमारा इन्हांस हो जाएगा। तो ये दो अगर आ गया तो और कोई ऑप्शन तो है नहीं, ऑल ऑफ दीज इसमें लग जाएगा। इसका मतलब थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, यानी इम्पार्शियलिटी को भी अगर इन्हांस किया जाए या इसको इन्हांस किया जाए तो इसका ऑब्जेक्टिविटी भी जो है वो इन्हांस हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी आंसर डी। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से भी एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं कि क्या क्या सही है, और अगर एक से अधिक ऑप्शन सही हो रहा है तो हमारा ऑल ऑफ दिस लग जाता है। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32 है, और ये कह रहा है द बेसिस ऑन विच एजम्पशंस आर फॉर्मुलेटेड। यानी किस बेसिस पर हम लोग एजम्पशंस को फॉर्मुलेट करते हैं। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, है ना। उसमें कुछ हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया है।
द बेसिस ऑन विच एजम्पशंस आर फॉर्मुलेटेड, किस बेसिस पर करते हैं? तो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, अगर कंट्री का कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है उसके बेसिस पर उसके बेसिस पर हम लोग एजम्पशन को फॉर्मुलेट करेंगे। चलो ये भी सही लगता है। यूनिवर्सिटीज़, क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पर भी हम लोग एजम्पशंस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अगर हमारा रिसर्च इससे रिलेटेड कुछ है सपोज मान लो, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के एजम्पशन पर भी हम लोग या यूनिवर्सिटी के बेसिस पर हम लोग एजम्पशंस तो कर सकते हैं ना। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कास्ट्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस पर भी हम लोग कुछ कुछ एजम्पशन जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ऑल ऑफ दीज, यानी आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ द डेवलपमेंटल रिसर्च। अब डेवलपमेंटल रिसर्च के बारे में अगर जानना हो, ठीक है, तो हम लोग देखें लेक्चर नंबर 2 यानी वीडियो नंबर 2, जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च के बारे में है या टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में है। वहां पर जब आप देखोगे तो रिसर्च का जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है वहां पर थर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, थर्ड क्लासिफिकेशन जो रिसर्च का हम लोगों ने किया उसका सिक्स्थ टाइप है ना, उसका सिक्स्थ टाइप में हम लोगों को मिल जाता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च। और एक्शन रिसर्च में आप देखोगे कि वो डेवलपमेंटल रिसर्च के इसमें आता है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च, सो दिस इज एक्शन रिसर्च। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज एक्शन रिसर्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, तो फैक्टोरियल एनालिसिस जो है, वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस। ठीक है, तो फैक्टोरियल एनालिसिस ये क्या होता है अगर इसे हम लोग समझें, तो स्टैटिस्टिकल मेथड that helps researcher understand the relationship between multiple variables by exploring how they interact simultaneously. It's also known as data reduction, है ना, जो डेटा का रिडक्शन करे। क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस, ये इंपॉर्टेंट है, इट रिड्यूसेस अ लार्ज सेट ऑफ वेरिएबल्स इनटू अ स्मॉलर नंबर ऑफ फैक्टर्स by extracting their commonalities। ठीक है, सो वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस। हम लोग फैक्टोरियल एनालिसिस को क्यों यूज करते हैं? तो आंसर हमारा बी यहां से हम लोग को पता चल जाएगा। क्या? टू रिड्यूस मेनी वेरिएबल्स, यहां लिखा है ना, इट रिड्यूसेस अ लार्ज सेट ऑफ वेरिएबल्स इनटू अ स्मॉलर नंबर। तो अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और उसको हम लोगों को अगर स्मॉलर वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग फैक्टोरियल एनालिसिस को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस मेनी वेरिएबल्स टू अ मैनेजेबल फ्यू, ताकि कम को हम लोग मैनेज कर सकें, इसीलिए हम लोग बहुत सारे वेरिएबल को रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? अ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम लोग एच नॉट से भी डिनोट करते हैं। दिस इज आवर नल हाइपोथेसिस एंड दिस इज आवर टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हम लोग अगर कुछ हाइपोथेसिस एज्यूम कर रहे हैं, जैसे कोई भी टेस्ट हम लोग करना चाह रहे हैं, हम देखना चाहते हैं हमारा दो वेरिएबल है ए और बी, है ना, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। अगर इन दोनों में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम बी, तो ये हमारा टेस्ट हाइपोथेसिस हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग ये कहें कि
ए एंड बी इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ना? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस क्या है? व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो कुछ था वो हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था, यानी वीडियो नंबर 6 में। तो वीडियो नंबर 6 या लेक्चर नंबर जो 6 है, वो हम लोगों का क्या था? वर्किंग हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। यानी किस तरह से हम लोग हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, ये हमारा स्टेप ऑफ रिसर्च के अंदर आ रहा था। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए। काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में एक एक स्टेप को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और नोट्स को आगे रखते हुए और काफ़ी सारे पॉइंट्स को, हर एक पॉइंट्स को, और काफ़ी अच्छे से इसको हम लोगों ने स्टडी करी है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर ये है कि द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। न्यू फैक्ट है ना? थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट में किसी ने स्टडी किया है, पर अभी जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो कुछ नए नए फैक्ट्स उसमें मिल रहे हैं, है ना? द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट में कोई चीज हुआ है तो वो हिस्ट्री बन जाता है ना, तो ये क्या कहलाएगा? हिस्टोरिकल रिसर्च, है ना? फिलोसॉफिकल रिसर्च नहीं है, मैथोलॉजिकल रिसर्च नहीं है, कंटेंट एनालिसिस बिल्कुल नहीं है, ये क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च है। और ये हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 या वीडियो नंबर 2। आपने अगर नहीं देखा है, काफ़ी सुंदर सा वीडियो है, बहुत डिटेल में है, लगभग 2 घंटे का ये वीडियो है, और जितने भी तरह के टाइप्स हैं रिसर्च के, है ना, जैसा भी क्लासिफिकेशन होता है, जिस भी तरह से रिसर्च को क्लासिफाई किया जाता है, वो सारा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने इस लेक्चर नंबर 2 या वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, अपने नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज। अब देखिए कि हम लोग जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, है ना, वैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा है वीडियो नंबर 14 में। ठीक है, तो आप जाकर के वीडियो नंबर 14 या लेक्चर नंबर 14 इसको आप जाकर के देख सकते हैं। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। मेथड ऑफ रिसर्च के अंदर में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, सर्वे मेथड है, या टेस्ट मेथड है। तो ये सारा कुछ का हम लोगों ने अलग अलग वीडियो बनाया है, और 14 में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस जो ज़रूरत नहीं है, नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो क्या हो सकता है इसमें? सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन तो होता है ना, ये तो होता है भाई। देन कंट्रोलिंग, बिना कंट्रोल के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोसीड नहीं होता। कंट्रोल तो हम लोग रखते ही रखते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल क्या है ये भी हम लोगों ने वीडियो नंबर 14 या लेक्चर नंबर 14 में काफ़ी डिटेल में जाना है। देन कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस भी होता है। मैनिपुलेशन ये नहीं होता है, हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट करके डेटा आया है, हम लोग उसी डेटा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, चाहे रिजल्ट जो भी हो। ठीक है, तो मैनिपुलेशन जो है, दिस इज नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ। अब देखो मैनिपुलेशन जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बिल्कुल पार्ट नहीं है, तो ये तो आप काट के हटा दो। ठीक है, अब बच गया 3। तो किस टाइप के रिसर्च में हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, अगर ये हम लोग देखना चाहें तो देखो हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या है, जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं तो उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं ना, उनको तो लेके चलना होगा, इसलिए इसमें भी मैनिपुलेशन संभव नहीं है। अगर फंडामेंटल रिसर्च का बात करें तो जो भी फंडामेंटल रिसर्च है
उस फंडामेंटल रिसर्च में हम लोग मैनिपुलेट या मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। बच गया हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो हाँ, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सो मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, है ना। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मैनिपुलेशन हो सकता है, और जहाँ भी मैनिपुलेशन होगा, आप जान रहे हो, डेटा का इधर उधर होना, तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने टाइप ऑफ रिसर्च यानी लेक्चर नंबर 2 या वीडियो नंबर 2 इसमें पढ़ा है। आप जा करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। विच कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन्स, है ना, कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो कुछ ऐसा है कि दो वेरिएबल सपोज ए और बी, ये आपस में कितना रिलेट कर रहा है, ठीक है, या कितना इनके बीच में कोरिलेशन है, ठीक है, ए और बी आपस में कितने रिलेट कर रहे हैं, ये जब हम लोग निकालते हैं टेस्ट के द्वारा, तो ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल के हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये वैरी करता है -1 से लेकर के +1 तक, ठीक है। यानी कि अगर इसको नंबर लाइन में हम लोग ले लें और यहाँ हम लोग -1 लें और यहाँ हम लोग इसको +1 लें, तो बीच में जो हुआ वो हुआ 0। तो अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट किसी का 0 आ रहा हो, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आपस में रिलेट बिल्कुल नहीं हो रहे। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट +1 आ रहा हो, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा या 100% ये दोनों आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर -1 है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव में है, या ना के बराबर या ना जैसा ही है ना। अब दो वेरिएबल क्या है, एक है क्रिएटिविटी और एक है इंटेलिजेंस। तो आप देखो कि जो लोग इंटेलिजेंट हैं, क्या वो क्रिएटिविटी भी शो करते हैं? तो हाँ, कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। और जिन लोगों में क्रिएटिविटी है, वो इंटेलिजेंट होते हैं क्या? वो तो इंटेलिजेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ऑप्शंस को देख करके अब हम लोग चलेंगे। 0.3 जो है ये तो नहीं हो सकता, इसको तो हटा दो, क्योंकि इतना कम तो इनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं लग रहा है ना। और 100% दोनों आपस में कोरिलेट करेंगे, ये भी बात सही नहीं है, इसलिए इसको भी हटा दो। अब बच गया 0.6 और 0.5। 0.5 का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल 0.5 हमारा कहाँ आएगा, 0.5 यहाँ आएगा, 0.5। इसका मतलब जितना क्रिएटिविटी इस पे डिपेंड जितने क्रिएटिव लोग इंटेलिजेंट है, उतने इंटेलिजेंट लोग क्रिएटिव भी हैं। तो ऐसा तो नहीं है सारे के सारे इंटेलिजेंट लोग या 50% इंटेलिजेंट लोग क्रिएटिव हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंसी के बीच में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, वो 0.6 जो है वो सबसे अच्छा अ, माना जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, दैट इज 0.6। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है कि रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में या वीडियो नंबर 4 में इसको हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने जाना है। स्टेप ऑफ रिसर्च के अंदर में फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम ये आता है पहला। तो किस तरह से रिसर्च प्रॉब्लम हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसी से लिया गया यह क्वेश्चन है कि रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, किसके स्टैंड पॉइंट से ये लिया जाता है ना। पहला है रिसर्चर्स इंटरेस्ट, रिसर्चर का क्या इंटरेस्ट है,
उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली क्या हम रिसर्च प्रॉब्लम लेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट, हमारे पास कितना पैसा मिल रहा है या कितना पैसा है, क्या उसके अनुसार से हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे। सोशल रिलेवेंस, क्या सोशल रिलेवेंस है, सोसाइटी उस चीज़ को मान रही है नहीं मान रही है, तो उसके कारण क्या हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम को डिज़ाइन करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर, कोई लिटरेचर हमारे पास है या नहीं है, या कितने लिटरेचर हैं, क्या उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखो कि जब आप इस वीडियो को देखोगे, लेक्चर नंबर 4 को या वीडियो नंबर 4 को, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में, तो वो देखने के बाद आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो रिसर्चर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, जिस भी फील्ड में उनको इंटरेस्ट है या जैसा भी उनको इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली वो रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज रिसर्चर्स इंटरेस्ट। ना तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट पर सेलेक्ट किया जाता है, ना तो ये सोशल रिलेवेंस को देख करके किया जाता है, और ना ही जितने लिटरेचर अपने पास अवेलेबल हैं या रिलेवेंट हैं उसको देख करके रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि रिसर्चर के इंटरेस्ट पर ही रिसर्च प्रॉब्लम आइडियली सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 40। इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 40 तक डिस्कस किया, और उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले 20 क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, भाग मत।